देखिए, मौत एक ऐसा सच है जिससे हम में से कोई नहीं बच सकता, है ना? आज के इस विश्लेषण में हम इरविन डी आलम की एक बहुत ही शानदार किताब स्टेयरिंग एट द सन, ओवरकमिंग द टेरर ऑफ डेथ के गहरे सार को समझने वाले हैं। ये स्रोत सामग्री हमें दिखाती है कि कैसे मृत्यु का ये जो डर है ना, ये बड़ी चालाकी से हमारे जीवन के फैसलों, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी रोज़मर्रा की चिंताओं को छुपकर कंट्रोल करता है। तो चलिए इस डर का सामना करते हैं। इस पूरी यात्रा को हम 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले जागरूकता, फिर जागृति, उसके बाद आतंक, प्रेम और अंत में रचनात्मकता। हम गहराई से समझेंगे कि ये सारे तत्व आपस में कैसे जुड़े हैं। आप देखेंगे कि कैसे मौत का सामना करने से हमारे वो सारे बनावटी मुखौटे गिर जाते हैं और हम असल में एक सच्ची और प्रामाणिक जिंदगी जीना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, जागरूकता और बचाव। इसमें हम अध्याय 1 और 2 के मुख्य विचारों को समेटेंगे। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे भीतर की आत्म जागरूकता एक तरह का नश्वर घाव पैदा करती है और कैसे हम अनजाने में ही सही इस घाव पर मरहम लगाने या उसे छिपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यालूम बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं कि ये आत्म जागरूकता असल में हमारे लिए एक एवोल्यूशनरी गिफ्ट है। ये हमें एहसास दिलाती है कि जिंदगी का एक ना एक दिन अंत होना है। इस नजरिए से देखें तो मृत्यु की चिंता कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नॉर्मल मानवीय भावना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर हम केवल लक्षणों का इलाज करने लगें, मतलब जिंदगी के असली अर्थ को खोजे बिना सिर्फ चिंता कम करने वाली दवाइयां खा लें, तो सच कहूं तो हम असलियत से भाग रहे होते हैं और उस डर की जड़ को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इसे अपनी जिंदगी में उतारने का एक कमाल का प्रैक्टिकल तरीका है। जरा सोचिए, अगर आप अपने छोटे रूप को यानी अपने युवा स्वरूप को एक खत लिखें, तो आपको दिखेगा कि समय कम है। इस एहसास ने आपकी जिंदगी के बड़े फैसलों को कैसे बदला है। यहाँ से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये कि आत्म जागरूकता हमारे लिए डर और नई संभावनाएं दोनों के दरवाजे खोलती है। अपने इस नश्वर घाव को करीब से देखना ही एक सच्ची और रियल लाइफ की तरफ हमारा पहला कदम है। हम लोग मौत के डर से बचने के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम कई तरह के मुखौटे पहनते हैं, जैसे दिन रात काम में डूबे रहना, शोहरत के जरिए अमर होने की कोशिश करना या फिर खुद को किसी लत में फंसा लेना। एक मार्गदर्शक के रूप में इन बचाव के तरीकों को प्यार से पहचानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आगे चलकर इनकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सीधे तौर पर इंसान से टकराने लगते हैं। इससे उसे शर्मिंदगी महसूस होती है और उसका वो बचाव वाला रवैया कम होने की बजाय और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जीवन की परियोजनाओं को सिर्फ वर्तमान संबंध बनाम प्रतीकात्मक अमरता के आधार पर परखना एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। और हाँ, यहाँ याद रखने वाली सबसे गहरी बात यह है, हमारी जिंदगी की कई ज़रूरतें दरअसल सिर्फ मुखौटे हैं। एक हल्की सी कोमल जिज्ञासा से हमें ये पता चल सकता है कि क्या ये आदतें हमारी रक्षा कर रही हैं या फिर हमें कैद कर रही हैं। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, जागृति और सामना। यह हिस्सा अध्याय 3 और 4 पर फोकस करता है। इसमें हम उन अचानक होने वाली घटनाओं या झटकों की बात करेंगे जो हमारी सेट हो चुकी दिनचर्या को तोड़ देते हैं और हमें जिंदगी की असलियत का हिसाब किताब करने पर मजबूर कर देते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे झटके लगते हैं ना, जैसे कोई गंभीर बीमारी, किसी बहुत करीबी का चले जाना या करियर में अचानक बहुत बड़ा नुकसान। तब हमारी पूरी दुनिया हिल जाती है। ऐसे समय में सबसे सही रवैया यह है कि उस आघात का सम्मान किया जाए और नए अर्थ खोजने में उस इंसान की धीरे धीरे मदद की जाए। छोटे छोटे बदलावों का समर्थन करना कहीं बेहतर है, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी को समय से पहले ही बहुत बड़े बदलाव के लिए फोर्स ना किया जाए। बहुत ज़्यादा ज्ञान देना या अति व्याख्या करना यहाँ नुकसानदेह हो सकता है। जिंदगी के किसी भी बड़े झटके के बाद एक 30 दिवसीय मूल्य मानचित्र यानी 30 डे वैल्यू मैप बनाना बहुत काम आ सकता है। इसमें हम अपने मूल्यों के हिसाब से छोटे छोटे कामों को तय करते हैं, या फिर आप उन चीज़ों की एक लिस्ट भी बना सकते हैं जिनका भविष्य में आपको पछतावा हो सकता है। मेन पॉइंट यह है कि ऐसे झटके या तो हमारी झूठी तसल्ली को पूरी तरह चकनाचूर कर सकते हैं या फिर हमारे अंदर एक नए साहस को जन्म दे सकते हैं। ऐसे वक्त में एक शांत और स्थिर साथी इस बदलाव में गजब की मदद करता है। यालोम का ये तर्क बिल्कुल साफ है कि मृत्यु की चिंता को छुपकर या इशारों में नहीं, बल्कि बिल्कुल सीधे तौर पर संबोधित किया जाना चाहिए। एक प्रत्यक्ष, सहानुभूति से भरा और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना बहुत अहम है, जहां मौत पर खुलकर बात करने को सही माना जाए।
यहाँ सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम इन गंभीर अभ्यासों को मानवीय जुड़ाव का हिस्सा बनाने के बजाय सिर्फ एक रोबोटिक या तकनीकी तरकीब की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। सोचकर देखिए, काल्पनिक मृत्युशैया का दृश्य या फिर अपनी पूरी जिंदगी की समीक्षा करने जैसे तरीके हमारे सबसे गहरे डरों को सामने लाते हैं और हमारी मान्यताओं की परीक्षा लेते हैं। आखिर में एक सही थेरेपी या आत्मचिंतन वो सुरक्षित जगह बन जाती है जहां हम उस सच का सामना करते हैं जिसे हमारा समाज अक्सर छुपाने की कोशिश करता है, यानी हमारे दुखों और हमारी आज़ादी में मृत्यु का असली रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, आतंक और अभ्यास। अध्याय 5 और 6 हमें समझाते हैं कि मौत का ये डर किस तरह अलग अलग दिमागी उलझनों और अजीब व्यवहारों के रूप में छुपकर बाहर आता है और हम इसे कैसे सुलझा सकते हैं। अगर हम केस स्टडीज को देखें तो पता चलता है कि ये डर कभी कभी बीमारी के वहम के रूप में सामने आता है तो कभी रिश्तों में एक अजीब सी अकड़न पैदा कर देता है। सबसे असरदार तरीका ये है कि इन अस्तित्व से जुड़े हस्तक्षेपों को सामने वाले की जरूरत के हिसाब से ढाला जाए और उन्हें सपोर्ट दिया जाए। लेकिन हर किसी पर एक ही फॉर्मूला लगाना बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि सच कहूं तो कुछ लोगों को इतनी गहराई में जाने से पहले थोड़ी इमोशनल स्टेबिलिटी या भावनात्मक स्थिरता की जरूरत होती है। लक्षणों को उनके पीछे छिपे अस्तित्व के डर से जोड़ना या फिर रोल बदलकर, मान लीजिए अपने ही लक्षण की तरफ से खुद को एक खत लिखना, ये अभ्यास गजब की क्लैरिटी ला सकते हैं, क्योंकि ये लक्षण कोई बीमारी नहीं है, ये तो बस हमारे अनकहे डर की तरफ इशारा करने वाले सिग्नल हैं। जब हम उन्हें ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं, तभी हम असल सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये छठा अध्याय तो बिल्कुल एक टूल किट की तरह काम करता है। निर्देशित कल्पना, किसी खोए हुए व्यक्ति के साथ खाली कुर्सी पर बैठकर संवाद करना या फिर अपनी लाइफ का रिव्यू करना, ये सब हमारी बर्दाश्त करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इन अभ्यासों की स्पीड को इस तरह से सेट किया जाता है कि वो थोड़े चुनौतीपूर्ण तो हों, लेकिन किसी को मेंटली थका ना दें, ताकि हम अपनी लाइफ की प्राथमिकताओं को एकदम साफ साफ समझ सकें। इन सभी प्रैक्टिसेस को एक सुरक्षित और भरोसेमंद आमंत्रण के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी को अचानक बहुत गहरे अस्तित्व के जोखिम में ढकेलना खतरनाक हो सकता है। एक 7 दिन की एक्सपोजर योजना बनाना या छोटे छोटे कदमों से अपने मूल्यों को काम में बदलना हमें असल जिंदगी की सच्चाई के साथ जीना सिखाता है। ये हमें उन चीज़ों का सामना करना सिखाता है जिनसे हम सबसे ज़्यादा भागते हैं। हमारा चौथा भाग बहुत ही खूबसूरत है, प्रेम और सांत्वना। अध्याय 7 और 8 हमें दिखाते हैं कि जब हमें अपनी नश्वरता का एहसास होता है तो वो कैसे हमारे रिश्तों और हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को एक बिल्कुल नया और बेहतर आकार देता है। जब हम मृत्यु की सच्चाई को अपनाते हैं तो अक्सर हमारे अंदर कृतज्ञता और दूसरों को माफ़ करने की भावना बढ़ जाती है। यहाँ माफ़ी मांगने या किसी का आभार जताने जैसे ठोस कदमों को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन एक बात का खास ख्याल रहे, हमें किसी पर बेहतर इंसान बनने का प्रेशर नहीं डालना है। बदलाव हमेशा इंसान के अंदर से आना चाहिए। मौत असल में उस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है हमारा प्रेम, जिसे हम अक्सर कल करेंगे सोचकर टालते रहते हैं। अब सांत्वना की बात करें तो इसके स्रोत धार्मिक भी हो सकते हैं और धर्मनिरपेक्ष भी। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि क्या कोई विश्वास हमें आज की जिंदगी से, हमारे वर्तमान से जोड़ता है, या फिर वो बस मौत से भागने की एक दीवार बन गया है। किसी की मान्यताओं को बहुत ही कोमलता से परखना सही तरीका है, न कि उनके गहरे आध्यात्मिक भरोसे को सिरे से खारिज कर देना। मददगार विश्वास तो वो हैं जो हमें सुकून भी दें और आज के पलों में हमारे रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाएं। और अब हम इस विश्लेषण के अंतिम भाग में पहुंच गए हैं, रचनात्मकता और स्वीकार। अध्याय 9 और 10 में हम देखेंगे कि जब हम जान जाते हैं कि हमारा समय सीमित है तो हम अपनी रचनात्मकता का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम बिना कुछ पीछे छोड़े इस जिंदगी को पूरी तरह जी सकते हैं। आपने देखा होगा, लोग अक्सर कला, काम या कोई संस्था बनाकर अपनी एक लेगेसी या विरासत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सच्ची विरासत सिर्फ नाम कमाने के लिए नहीं होती, बल्कि वो तो दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने के लिए होनी चाहिए। इन कामों को सिर्फ अमर होने का शॉर्टकट समझना या उन्हें बेवजह रोमांटिसाइज करना एक भूल हो सकती है। असली विरासत तो समय की सीमाओं के पार वो गहरे संबंध, वो अच्छे काम और वो कहानियां हैं जो हमारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में धड़कती रहती हैं। अपनी बात के अंत में यालोम हमें सिखाते हैं कि नश्वरता को स्वीकार जरूर करें, लेकिन उसके आगे हार न माने।
इस स्वीकृति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं या निष्क्रिय हो जाएं। इसके उलट ये हमें उन चॉइसेस की तरफ ले जाता है जहां प्यार, नई चीजों को जानने की जिज्ञासा और जिंदगी में सार्थक रिस्क लेने को अहमियत दी जाती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे उसूलों की परीक्षा लेती है। ये कोई एक बार का ज्ञान नहीं है। इस नजरिए को बनाए रखने के लिए दैनिक या फिर हर 3 महीने में एक बार किया जाने वाला आत्ममंथन, जिसे आप डेथ चेक कह सकते हैं, बहुत काम आता है। इसमें हम रुककर देखते हैं कि क्या हमारे रोज के काम हमारे असली मूल्यों के साथ मैच कर रहे हैं। मृत्यु की स्वीकृति असल में एक दरवाजा है, कोई आत्मसमर्पण नहीं, और जो इंसान इस दरवाजे से होकर गुजरता है, सही मायनों में वही एक पूरी और मुकम्मल जिंदगी जीता है। तो इस पूरी स्रोतमागरी के गहन विश्लेषण से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। मृत्यु को स्वीकार करना जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक निडर, सच्ची और फुल ऑन लाइफ की असली शुरुआत है। जब हम अपनी नश्वरता को खुशी से गले लगा लेते हैं, तब जाकर हम असल में जीना शुरू करते हैं। जाते जाते एक सवाल है जो हम सभी को आज खुद से बहुत गहराई से पूछना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि हमारे पास वक्त वाकई लिमिटेड है, तो आज हम अपने डरों को पीछे छोड़कर किस नई शुरुआत को गले लगाएंगे? सोचिएगा जरूर।